बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फ़िज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा जो आपके पास न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो बेटा सबसे पहले तो मार्क कर लेंगे लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70% बेटा जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो एक्सरसाइज बेस्ड होंगे, जिनमें जाहिर सी बात है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लाजमी आएंगे ही आएंगे। तो तवज्जो से लेक्चर को सुनना है। जिस तरह से मैंने लेक्चर लिखा है, जितना जितना आंसर मैंने लिखा है, अगर आप इंशाल्लाह उतना उतना आंसर एज इट इज़ प्रॉपर लिखते हैं पेपर में तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन 1 आपके सामने डिस्प्ले पर है 5.1। व्हाट इज़ मीन बाय कोहेसिव फोर्सेस विस्कोसिटी। बेटा दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, पहले में उसने कोहेसिव फोर्सेस के बारे में पूछा है, दूसरे में विस्कोसिटी के बारे में। तो आंसर में सबसे पहले आप लिखेंगे कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं कि आपके पास जो सेम नेचर के सब्सटेंस होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिलजुल के रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। तो वो जो उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जो उन्हें जोड़े रखती है, इकट्ठा रखती है, ठीक है, बाइंड करके रखती है उन्हें, उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। कोहेसिव फोर्स इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, ठीक है। अगर आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं सेम सब्सटेंस के, उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगती हैं वो कोहेसिव फोर्सेस हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक टुगेदर टू फॉर्म ड्रॉपलेट। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जुड़ के रहते हैं और एक ड्रॉपलेट बनाए रखते हैं। तो किस वजह से? कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। दूसरी तरफ बेटा सेकंड टर्मिनोलॉजी है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है कि जो हमारे पास डिफरेंट फ्लूइड्स हैं उनके दरमियान जो लेयर्स हैं उनमें डिफरेंट फ्रिक्शनल इफेक्ट्स हैं। लाइक हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। कोई फ्लोइंग फ्लूइड के दरमियान जो लेयर्स हैं उनके दरमियान जो बेटा फ्रिक्शनल इफेक्ट है, रेजिस्टेंस है, उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हनी फ्लो स्लोली एज़ कम्पेयर टू वाटर। अब हनी जो है ये क्या करता है? फ्लो करता है स्लोली एज़ कम्पेयर टू वाटर ड्यू टू हाई विस्कोसिटी ऑफ हनी एज़ कम्पेयर टू द लो विस्कोसिटी ऑफ वाटर। कि हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है बट वाटर की विस्कोसिटी बेटा हमारे पास लो है। क्वेश्चन 2 है जी हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रीमलाइन क्या होता है जी? स्ट्रीमलाइन वो होता है कि ऐसा फ्लो ऑफ फ्लूइड जिसमें हर पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न को ओबे करे। एक पार्टिकल यहाँ से गुजरा है तो इसके पीछे आने वाला पार्टिकल भी सेम इसी पाथ से गुजरे, उससे पीछे आने वाला पार्टिकल भी उसी पाथ से गुजरे, स्ट्रीमलाइंस आपस में कैंसिल ना हो। तो डेफिनेशन क्या है जी स्ट्रीमलाइन फ्लो की या स्टीडी फ्लो की? द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और लैमिनार if every particle that passes a particular point moves along the exactly same path as followed by the particle that passed that point earlier। यही मैंने कहा ना कि एक पार्टिकल जो एक पॉइंट से गुजरा है तो उससे आने वाला पार्टिकल भी उसी पॉइंट से उसी जगह से गुजरे। डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। बेटा लैमिनार, स्ट्रीम लाइन या स्टीडी फ्लो हम तीन तरह से इसको लिखते हैं। इसमें स्ट्रीम लाइन्स कैंसिल नहीं होती हैं, आप देख रहे हैं कि कैंसिल नहीं होंगी बिकॉज दे हैव ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। और टेंजेंट से हमें डायरेक्शन मिलती है, बाद में लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपने फ़िलहाल जितना लिखा है शॉर्ट के लिए लिखना है। सेकंड है टर्बुलेंट फ्लो। द इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। अब जैसा कि बेटा यहाँ से देखें तो लैमिनार फ्लो आ रहा था बट सामने एक स्टील बॉल आ गई जो कि एक ऑब्जेक्ट है। अब इसकी वजह से जो आपकी फ्लूइड लाइन थी वाटर से टकराया, जो फ्लूइड था वो टकराया। तो टकराने के बाद जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो अब यहाँ पर फ्लूइड लाइन मिक्स होना शुरू हो गई, वॉर्टेक्स जो है वो बनना शुरू हो गया, भंवर, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लूइड लाइन की एक डायरेक्शन नहीं है, हमें नहीं पता इधर जा सकता है फ्लूइड, इधर जा सकता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास इरेगुलर या अनस्टेडी फ्लो है, ये जो जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है, इसे हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। इन दिस केस द एग्जैक्ट पाथ ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम पार्टिकल की एग्जैक्ट पाथ डिटरमाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे चिमनी से निकलने वाला धुआं, हमें नहीं पता उसने कहाँ जाना है, किधर जाना है, ठीक है, कोई उसकी एग्जैक्ट पाथ नहीं है। क्वेश्चन 5.3 है जी बेटा आपके पास, हाउ डज प्रेशर चेंज विद द डेप्थ इन फ्लूइड्स।
कहता है कि फ्लूइड्स में जो हम डेप्थ पे जाते जाते हैं तो प्रेशर कैसे चेंज होता है। तो सिंपल है जी, प्रेशर इन डेप्थ आप हाइडिंग देंगे, प्रेशर इन अ फ्लूइड इंक्रीज विद डेप्थ। भाई जो हम डेप्थ में गहराई में जाते जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है ड्यू टू द वेट ऑफ द फ्लूइड अबव। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड फिल है, आप जो सब्जेक्ट को जितना नीचे लेके जाएंगे ना तो ऊपर फ्लूइड का लेवल बढ़ता जाएगा। जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर था तो फ्लूइड उसके ऊपर कम था, कम उसके ऊपर फ्लूइड फोर्सेस लग रही थी या फ्लूइड प्रेशर लग रहा था। जो आप उसको नीचे लेते जा रहे हैं तो ऊपर फ्लूइड बढ़ता जा रहा है, तो फ्लूइड ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा जितनी ज़्यादा हम डेप्थ बढ़ाते जाएंगे। तो फार्मूला होता है बेटा P इज इक्वल टू रो जी एच। रो डेंसिटी है, ठीक है, लिखा है वेयर रो इज द फ्लूइड डेंसिटी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। तो एच जितना ज़्यादा होगा, डेप्थ जितना ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा प्रेशर लगेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास, इंपॉर्टेंट है और ये MCQs भी था आपका एक्सरसाइज का, कि हाउ इज़ वेरिएशन इन प्रेशर रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड। और हमने पढ़ा था वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज़ हाई प्रेशर विल बी लो, वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज़ लो प्रेशर विल बी हाई। और ये कौन कहता था? बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो आप लिखेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल वेयर स्पीड इज़ हाई प्रेशर इज़ लो एंड वेयर स्पीड इज़ लो प्रेशर इज़ हाई, कि प्रेशर और स्पीड का इन्वर्स रिलेशन है। कैसे भाई? फॉर अ हॉरिजॉन्टल फ्लो बर्नौलीज इक्वेशन सिंप्लीफाइड टू। बेटा ये आपकी साइड ब्लॉक इन्फॉर्मेशन भी थी बुक की, कि अगर हम हॉरिजॉन्टल पाइप का केस लें, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ फ्लूइड का, तो वहाँ पर जो हमारे पास टर्म होती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम रो जी एच कहते हैं, वो रो जी एच बेटा कॉन्स्टेंट होती है, उसका इफेक्ट निगलेक्ट हो जाता है। तो बर्नौलीज इक्वेशन बनती है P + 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बात ज़रा तवज्जो से सुननी है। आप मान लें P की वैल्यू 80 है और 1/2 रो वी स्क्वायर की वैल्यू 20 है, तो 80 + 20 आंसर कितना आ रहा है? 100, ठीक है। अब P की वैल्यू कम हो जाती है, मान ले 40 हो जाती है, तो 1/2 रो वी स्क्वायर इस तरह से एडजस्ट होगा कि इसकी वैल्यू 60 हो, तो 40 + 60 आंसर फिर कितना आएगा? 100। मीन्स कि पहले प्रेशर ज़्यादा था तो स्पीड कम थी, अब प्रेशर कम हुआ तो स्पीड क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। समझ रहे हैं बात? क्योंकि 1/2 और रो तो कांस्टेंट है, एयर के लिए रो 1.3 kg/m³ है, इसी तरह जो आपके पास वाटर की है तो 1000 kg m-3 होती है, ठीक है। 1/2 0.5 कांस्टेंट वैल्यू है, तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो V कम हो रहा है ताकि आंसर कांस्टेंट रहे, तो V बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है ताकि आंसर कांस्टेंट रहे। तो यही मैंने लिखा है, इफ़ V इंक्रीजेस द P डिक्रीजेस, इफ़ V डिक्रीजेस द P इंक्रीजेस। तो एज इट इज़ आपने लिख देना है पेपर में। फिर बेटा क्वेश्चन 5.5 है, हाउ द फ्लो रेट इज़ रिलेटेड टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। कहता है कि भाई जो आपके पास फ्लो रेट है, फ्लो रेट क्या होता है जी? आपके पास वॉल्यूम ओवर टाइम, ठीक है जी, V/T। कहता है कि ये किस तरह से रिलेट करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ और फ्लूइड स्पीड यानी कि वेलोसिटी के साथ। तो दो केसेस है जी। पहला तो आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का केस है, केस 1, जिसे हम कहते हैं व्हेन फ्लो रेट इज़ कांस्टेंट, अगर V/T कांस्टेंट हो। इन अ क्लोज सिस्टम व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल मीन जिसकी डेंसिटी बेटा क्या हो? कांस्टेंट हो, मीन के आइडियल फ्लूइड है, द फ्लो रेट रिमेन कांस्टेंट। और ये किसकी स्टेटमेंट है? थ्रू द सिस्टम दिस इज नॉन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन की, कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2। हमने पढ़ा ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, जब V/T कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है? इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज द वेलोसिटी डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। बेटा अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो आपके पास क्या होगा? वेलोसिटी कम होगी, और अगर आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये तब है जब AV कांस्टेंट है या V/T कांस्टेंट है। लेकिन अगर मान लें एक ऐसा केस है, केस 2, व्हेन फ्लो रेट इज़ वेरिएबल, अब आइडियल फ्लूइड नहीं है, रियल फ्लूइड है, और फ्लो रेट कांस्टेंट नहीं है, यानी कि AV का प्रोडक्ट अब कांस्टेंट नहीं है या V/T कांस्टेंट नहीं है। द फ्लो रेट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द बोथ एरिया एंड वेलोसिटी। वो कैसे? इफ़ एरिया इंक्रीज एंड द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। अब V/T होता है AV के बराबर। मैंने क्या किया है कि एरिया इंक्रीज कर दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फ्लो रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। इसी तरह इफ़ द वेलोसिटी इंक्रीजेस, अब मैंने V/T AV है, वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, एरिया कांस्टेंट है, तो V/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो फ्लो रेट इंक्रीज होगा जब एरिया कांस्टेंट है। तो ये कब था? जब फ्लो रेट वेरिएबल हो, ठीक है। तो आप ऐसे हाइडिंग केसेस बना के लिखेंगे।
फिर आपके पास क्वेश्चन है 5.6, हाउ डू यू स्टडी द वेरिएशन इन द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ होज विद अ वेरिंग डायमीटर। कहता है आपके पास एक पाइप है, ठीक है जी, होज पाइप, कहता है कि इसमें जो है जी आपके पास फ्लूइड की वेलोसिटी में वेरिएशन आ रही है, स्पीड में क्या आ रही है वेरिएशन, किसके मुताबिक, डायमीटर के मुताबिक। तो कहता है इसके दरमियान क्या रिलेशन है, तो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डायमीटर, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन अ क्लोज सिस्टम विद एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द फ्लो रेट रिमेन कांस्टेंट थ्रू द सिस्टम। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की स्टेटमेंट है। तो हमने पढ़ा था V/T, या आप कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय फ्लूइड स्पीड का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है, AB इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बेटा यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A या V, बल्कि मुझे यहाँ पर रिलेशन वेलोसिटी का बनाना है तो मैं V लिखूँगा। तो देखिए एरिया को मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ, तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर A। बेटा आपको पता है कि इक्वालिटी और कांस्टेंट मिल के, इक्वल और कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल बनाते हैं। तो पता ये चला कि स्पीड का एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अब भाई एरिया बेटा हमारे पास होता है πr² सर्कुलर पाइप या होज का, और r रेडियस होता है जो कि डायमीटर का हाफ होता है। तो पाई, ठीक है जी, r की जगह आ जाएगा d/2²। तो मैं ओपन करूँगा तो πd²/4। अब पाई कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो एरिया का डायरेक्ट रिलेशन है d² के साथ। तो मैं लिखूँगा v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a, या बेटा मैं लिख सकता हूँ v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², या मैं लिख सकता हूँ v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d², क्योंकि एरिया का डायरेक्ट रिलेशन था d² के साथ। तो इस रिलेशन से बेटा हमें पता ही चल रहा है कि अगर d इंक्रीज़ होगा तो स्पीड डिक्रीज़ होगी, और अगर d डिक्रीज़ होगा तो स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो इफ़ d इंक्रीजेस, ठीक है, अगर डायमीटर इंक्रीज़ होगा होज का, द वेलोसिटी डिक्रीज, तो वेलोसिटी जो फ्लूइड की है वो डिक्रीज़ होगी। इफ़ डायमीटर डिक्रीजेस, अब अगर डायमीटर डिक्रीज़ होगा, कम होगा, द वेलोसिटी ऑफ होज और पाइप इंक्रीजेस ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, तो वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन 5.7 है जी, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक अकॉर्डिंग टू आर्चिमीदेस प्रिंसिपल। कहता है कि ऑब्जेक्ट कब जो है वो पानी की सतह पर तैरता है और कब पानी में डूब जाता है, बताएं आर्चिमीदेस प्रिंसिपल की मदद से। तो आर्चिमीदेस प्रिंसिपल जो है जी ये है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ फुली और पार्शली इमर्स्ड, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टोटली पानी में डिप करें या थोड़ा पार्शली जुज़वी तौर पे इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स लिख सकते हैं, अपथ्रस्ट लिख सकते हैं, बायोंसी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड। अब कंडीशन क्या है जी, ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है, ऑब्जेक्ट फ्लोट बेटा तब करता है, तैरता तब है जब उस पर लगने वाली अप थ्रस्ट या बाउंसी फोर्स ज़्यादा हो उसके वेट से, ठीक है। इफ़ द बायंट फोर्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर जो बायंट फोर्स है वो ज़्यादा हो उसके वेट से या उसके वेट के बराबर हो तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, तैरता है। जैसे कि आपकी कश्तियाँ जो पानी में चलती हैं, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन अ वाटर बिकॉज इट इज़ लेस देन एंड डिस्प्लेस इनफ वाटर टू बैलेंस इट वेट। अब जो आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है वो पानी की सतह पे तैरता है क्योंकि जो उसका वेट है वो उस पर इक्वल लगने वाली जो इक्वल वाटर की बायंसी फोर्स है वो उससे कम है, बायंसी फोर्स ज़्यादा है तो वो तैर रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर एक मेटल बॉल हो आपके पास, मेटल बॉल का वेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो आपके पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बायंसी लगा रहा है वो कम है, तो वो सिंक कर जाता है। तो ऑब्जेक्ट सिंक कब करेगा, इफ़ द बायंट फोर्स इज़ लेस देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, लगने वाली बायंट फोर्स ऑफ थ्रस्ट फोर्स कम है, द ऑब्जेक्ट सिंक, डूब जाएगा। इसी तरह सबमरीन्स जब अपने टैंकर्स फिल करती है तो पानी के नीचे चली जाती है क्योंकि उसका वेट ज़्यादा हो जाता है और उस पर लगने वाली बायोंसी और अपथ्रस्ट क्या हो जाती है, कम। अ मेटल बॉल सिंक्स इन अ वाटर बिकॉज इट इज़ हैवियर देन द वाटर इट डिस्प्लेस। तो जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर उस पर बायोंसी लगा रहा है वो उसके इक्वल वॉल्यूम जो उसका वेट था उसके क्या है, कम है लगने वाली बायोंसी, वेट ज़्यादा है तो डूब जाएगी। फिर बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ डस आर्चिमीदेस रिपोर्टेडली डिस्कवर दैट प्रिंसिपल दैट बियर्स हिज नेम। कहता है कि भाई आर्चिमीदेस ने आर्चिमीदेस प्रिंसिपल को कैसे डिस्कवर किया। हम इस आर्चिमीदेस को आर्चिमीदेस के नाम से ही प्रिंसिपल जानते हैं ना, तो बड़ी मज़े की कहानी है। एक किंग था हायरो 2, ठीक है जी,
उसने जो है ना आर्चिमीदस को अपने महल बुलाया और उससे कहा कि ये जो मेरा ताज है, ये जो मेरा क्राउन है, ज़रा चेक करो कि ये खालिस गोल्ड का बना हुआ है, प्योर गोल्ड का बना हुआ है और ये टूटे भी ना। ठीक है, नफीस था, ठीक है, बड़ा अच्छा बना हुआ था, कारीगर ने काम किया हुआ था। तो उसने कहा तोड़ के नहीं चेक करना, आप इसको बगैर तोड़े चेक करो कि क्या ये असल गोल्ड का है, कोई मिलावट तो नहीं हुई भी इसमें। अब आर्चिमीदस जो है ये सोच में था, यार मैं कैसे चेक करूं कि ये गोल्ड का है या नहीं है। ये सोचते सोचते वो नहाने चला गया। ठीक है, जब वो नहाने गया तो जब वो बाथ टब में बैठा अपने, तो जब वो बैठा तो एकदम से पानी का लेवल उस टब से भरा और पानी नीचे गिरा। ठीक है, तो उसने ये रियलाइज़ किया कि जब वो बैठा उसके अंदर, उस बाथ टब के अंदर, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर वहाँ से डिस्प्लेस हुआ जितना उसका वॉल्यूम था। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट समर्ज्ड, यानी कि आर्चिमीदस का जो वॉल्यूम था उसके बराबर इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड उस टब से निकला। ठीक है, तो आर्चिमीदस इज सेड टू हैव रन थ्रू द स्ट्रीट शाउटिंग, तो वो सीढ़ियों से उतरता हुआ चीखता हुआ उसने कहा यूरिक यूरिक। इसका क्या मतलब है जी? ग्रीक वर्ड है आई हैव फाउंड इट, मैंने तलाश कर लिया, मैंने तलाश कर लिया। भाई क्या तलाश कर लिया? बाय डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ क्राउन इट डेंसिटी कैन बी डिटरमाइंड। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि भाई अगर हम इस ताज को क्या करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है जी, एक टब में या एक कंटेनर में पानी भर लें और इस ताज को उसके अंदर डालते हैं, और जब उस ताज को इसके अंदर डालेंगे और उस कंटेनर में वाटर लेवल फिल है ऑलरेडी, तो जब डालेंगे तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्राउन के वाटर डिस्प्लेस होगा, बाहर आएगा। तो हम वहाँ से क्या कर लेंगे, क्या निकाल लेंगे? डेंसिटी। बाय डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ क्राउन इट डेंसिटी कैन बी डिटरमाइंड। तो डेंसिटी क्या होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो था वहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देन बाय कंपेयरिंग द क्राउन डेंसिटी टू द प्योर गोल्ड, अब हमने जो क्राउन की ताज की डेंसिटी थी उसको प्योर गोल्ड की डेंसिटी से कंपेयर किया। अगर डेंसिटी बराबर थी तो वो ताज किसका था? वाकई गोल्ड का था। ठीक है, और अगर नहीं था तो उसने कहा कि इसमें सिल्वर क्या है ऐड, और वो नहीं था गोल्ड का, तो उसने अपने बादशाह सलामत को कहा कि जी ये तो मुकम्मल सोने का नहीं है, इसके अंदर तो सिल्वर की मिलावट हुई हुई है। तो ये जैसे बेटा मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है, ठीक है, पढ़ा देता हूँ एक दफ़ा आपको, एज इट इज़ आपने लिखना है। ठीक है, मैंने स्टोरी तो आपको समझा दी है। डिस्कवरी ऑफ आर्चिमीदस प्रिंसिपल। आर्चिमीदस रिपोर्टेडली डिस्कवर्ड दैट द प्रिंसिपल वाइल टेकिंग अ बाथ, नहाते हुए मैंने कहा ना, व्हेन किंग हायरो टू आस्क आर्चिमीदस टू डिटरमाइन वेदर द क्राउन वाज प्योर गोल्ड विदाउट डैमेजिंग इट। ठीक है जी, जब किंग टू हायरो ने उससे पूछा कि बताओ कि क्या सोने का है बगैर तोड़े। While pondering this, Archimedes stepped into full bathtub. Archimedes नहाने चला गया bathtub में and noticed the water level rose. जब वो उसमें बैठा तो पानी जो है उसका लेवल बढ़ना शुरू हुआ। He realized that the volume of water displaced must be equal to the volume of object submerged. उसने कहा मेरा जितना वॉल्यूम है जब मैं बैठा हूँ तो उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इस टब से बाहर निकला है। ठीक है, फिर आर्चिमीदस मैंने कहा कि शाउट किया सीढ़ियों से उतरते हुए कि मैंने फाइंड कर लिया। फिर बाय डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ क्राउन इट डेंसिटी कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो वॉल्यूम तो उसने इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस से कैलकुलेट कर लिया, और डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है तो डेंसिटी आ गई। तो फिर उसने गोल्ड की डेंसिटी के साथ कंपेयर किया। देन बाय कंपेयरिंग द क्राउन डेंसिटी टू द प्योर गोल्ड ही कन्फर्म्ड इफ सिल्वर वाज एडेड। तो उसने चेक कर लिया कि इसमें सिल्वर ऐड है। फिर क्वेश्चन है जी 5.9, वाई स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन इज़ डेंजरस, एक्सप्लेन ब्रीफली। अब ये पुरानी बुक में भी था, यहाँ पर भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप एक फास्ट मूविंग ट्रेन के करीब खड़े हैं तो ये ख़तरनाक क्यों है? भाई सिंपल सा लॉजिक है, जब आप एक रेलवे ट्रैक पे या रेलवे स्टेशन पे एक फास्ट मूविंग ट्रेन के पास खड़े हैं, तो जब वो तेज़ी से गुजरती है ना, तो उस ट्रेन में आपके और उस ट्रेन के दरमियान फास्ट मूविंग एयर होती है। तो बेटा जहाँ पर फास्ट मूविंग एयर होती है ना, जहाँ पर फ्लूइड स्पीड हाई होती है, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस इक्वेशन और प्रिंसिपल वहाँ पर प्रेशर कम होता है। तो सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो आपको पीछे से एक पुश मिलेगा, ठीक है, और आप उस ट्रेन की तरफ गिर सकते हैं, अल्लाह ना करे, और आपका नुकसान हो सकता है। तो इफ़ अ पर्सन स्टैंड्स नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन देयर इज़ डेंजर दैट दे मे बी पुल्ड टूवर्ड्स द ट्रेन। ठीक है, पीछे से पुश मिलेगा ना, तो आप पुल्ड हो जाएंगे, आगे की तरफ चले जाएंगे ट्रेन की तरफ।
ठीक है, गिर सकते हैं आप। रीज़न क्या है, अ फास्ट मूविंग ट्रेन क्रिएट्स अ हाई स्पीड एयर फ्लो अराउंड इट, ठीक है। जो ही वो फास्ट मूविंग ट्रेन गुजरेगी तो पर्सन उस ट्रेन के दरमियान क्या होगा, हाई स्पीड। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल वेयर द स्पीड ऑफ एयर फ्लो इज़ हाई द प्रेशर विल बी लो, तो उस बंदे के दरमियान, उस ट्रेन के दरमियान प्रेशर लो होगा। द लो प्रेशर नियर द ट्रेन, अब वो जो लो प्रेशर है ट्रेन के कंबाइंड विद द हायर प्रेशर ऑन द अदर साइड ऑफ द पर्सन, तो मैंने कहा ना कि पीछे तो प्रेशर हाई था तो वो पुश करेगा पीछे से प्रेशर उस पर्सन को कि खींचा चला जाए, पुल हो जाए टूवर्ड्स द ट्रेन, क्रिएट्स अ फोर्स कैन पुश द पर्सन टूवर्ड्स द ट्रेन, तो वो ट्रेन की तरफ पुश होगा और वो गिर जाएगा, अल्लाह ना करे, ठीक है, तो चोट लग सकती है, हादसा हो सकता है। फिर क्वेश्चन है जी 5.10, व्हाट आर सम पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ सुपर फ्लूइडिटी। भाई सुपर फ्लूइड्स क्या होते हैं, सुपर फ्लूइड्स वो होते हैं जिनकी विस्कोसिटी हमारे पास क्या होती है बेटा, ज़ीरो। क्रायोजेनिक टेम्परेचर हमने पढ़ा था, तो जो कि बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस होता है, जिस पे जाके उनके जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड वो क्या हो जाते हैं, वैनिश, विस्कोसिटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो इवन थ्रू वी डू नॉट यूज सुपर फ्लूइड्स इन एवरी डे लाइफ येट दे आर सुपर यूजफुल इन साइंटिफिक रिसर्च। कहता है कि भाई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो हमारा सुपर फ्लूइड से कोई इतना लेना देना नहीं है, बट हाँ अलबत्ता अगर साइंटिफिक रिसर्च की बात की जाए तो सुपर फ्लूइडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हीलियम 4 यूज्ड एज अ कूलेंट फॉर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, हीलियम 4 को बेटा हम कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं सुपर मैग्नेट्स को कूल करने के लिए, ठीक है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को। हीलियम 3 एंड हीलियम 4 यूज्ड इन अ पार्टिकल डिटेक्टर, जो पार्टिकल डिटेक्टर्स होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में जिनसे हम पार्टिकल को डिटेक्ट करते हैं, वहाँ पर हम हीलियम 3 हीलियम 4 सुपर फ्लूइड्स का इस्तेमाल करते हैं। हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड सुपर कंडक्टिविटी, साइंटिस्ट को मदद देते हैं जी सुपर कंडक्टिविटी समझने के लिए। अब सुपर कंडक्टिविटी कैमरलिंग ओन्स से ताल्लुक़ है इसका, 1911 में बेटा उसने बताया था कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है एक सर्टेन टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा कम और होते होते ज़ीरो हो जाती है। तो ये एक अलग कहानी है, खैर मैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में ये एक्सप्लेन करूँगा। यूज्ड इन क्रायोजेनिक एंड लेक टेस्टिंग, ठीक है जी, क्रायोजेनिक लेक टेस्टिंग में इस्तेमाल है। मेडिकल यूजेज में इस्तेमाल है। MRI मशीन्स जो आपकी होती हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वहाँ पर ये जो है कूलिंग का काम करते हैं। जब ये मशीन हीट अप हो जाती हैं तो हम सुपर फ्लूइड्स इनके ऊपर डालते हैं ताकि वो कूल डाउन हो जाएँ। फिर बेटा लास्ट क्वेश्चन है आज का 5.11, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग मॉडुलस, राइट डाउन देयर SI यूनिट्स। बेटा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस है जी मेरे पास एक रबड़ बॉल है, मैं उसको स्क्वीज़ करता हूँ, मैंने उस पर फोर्स लगाई पर यूनिट एरिया, तो वो जो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया थी वो स्ट्रेस था, ठीक है। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन द शेप, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ अ बॉडी। स्ट्रेस को बेटा हम सिग्मा से लिखते हैं जो कि होता है F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया, और आप जानते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस का यूनिट बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर Nm-2 और पास्कल जिसे हम कहते हैं, ठीक। अब जब मैंने उस बॉल को स्क्वीज़ किया और उसे छोड़ा तो वो वापस अपनी असल हालत में आ गई। असल हालत में आने को कहते हैं इलास्टिसिटी, लेकिन वो जब अंडर स्ट्रेस थी, जब मैंने उसको हाथ में पकड़ा हुआ था तो उसकी शेप चेंज थी, तो उसकी कितना शेप में चेंज आया उसे कहते हैं मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन। स्ट्रेन इज़ द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट। जब कोई बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में हो और उसकी शेप में, लेंथ में, वॉल्यूम में चेंज आ रहा हो तो उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। और बेटा लेंथ में अगर चेंज आ रहा हो तो उसे हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं, जो कि हमारे पास एप्सिलॉन से हम लिखते हैं, जो कि होती है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, डेल्टा L/L, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ का यूनिट मीटर, नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल। स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट नो डायमेंशन, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। लास्ट वन है जी यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस जो है ये बेटा हमारे पास रेशियो होता है टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। वाई से बेटा हम इसे लिखते हैं सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। टेंसाइल स्ट्रेस होती है F/A, टेंसाइल स्ट्रेन होता है डेल्टा L/L0, तो इसे हम लिख सकते हैं FL0/A डेल्टा L। और बेटा स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, स्ट्रेस का पास्कल होता है, तो इसी तरह यंग मॉडुलस का जो यूनिट है वो भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल हम कहते हैं। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर शॉर्ट क्वेश्चन मज़े के लगे, लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको एग्ज़ाम में बरकत और कामयाबी अता फरमाए।
मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।